ओके, आगे चलते हैं। हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, मिरर का क्या फॉर्मूला होता है? मिरर का फॉर्मूला, अगर आप मिरर को कॉनकेव मानोगे, कॉन्वेक्स मानोगे या प्लेन मिरर मानोगे, हर एक मिरर के लिए एक ही फॉर्मूला आएगा और उस फॉर्मूले को आप लोग जानते होंगे, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला काफ़ी फेमस है, ये हर एक मिरर के लिए वैलिड है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, हर एक मिरर के लिए वैलिड है फॉर ऑल पोजीशंस। सारे पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने सारे पोजीशंस ऑब्जेक्ट के, जितने सारे पोजीशंस इमेज के, सब के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला। तो इसको हम लोग समझेंगे आखिर कैसे डिराइव करते हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये क्या अपने मन से मैं लिखा? नहीं, अपने मन से नहीं लिखा। ये फॉर्मूला डिराइव किया गया, ज्योमेट्रिकली डिराइव किया गया है, उसको हम लोग समझेंगे। u क्या है? u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। इन तीनों में क्या संबंध है उसको हमको जानना है भी मिरर फॉर्मूला में। तो मिरर फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे, इट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। ये क्या कहलाता है? मिरर फॉर्मूला कहलाता है। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर का फॉर्मूला है, ये हर एक मिरर के लिए वैलिड है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर के लिए वैलिड है। चलिए ये लोग हम जानते हैं कि ये क्या होता है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि एक ट्रायंगल है OAC, और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉनकेव मिरर को मैंने दिखाया है। तो कॉनकेव मिरर में जो हमने एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो ये फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड हो जाएगा और प्लेन मिरर के लिए वैलिड हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ देखिए कि P से O डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है OA, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। OA इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, 90 डिग्री है यहाँ पर, ये भी 90 डिग्री है और इसका इमेज यहाँ बना हुआ है। ये जो आपको इमेज दिख रहा है, इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है। इरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट बट इमेज इज इन्वर्टेड। तो यहाँ गौर से देखिए कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन पोल से कितना है, कितनी डिस्टेंस हमने मान के रखा है, दैट इज इक्वल टू u। PO इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, PI इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, ओके। R is the radius of curvature from which the mirror is made, जिससे मिरर क्या हुआ, बना हुआ है, कट किया गया है। F क्या है? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो PF की डिस्टेंस क्या होगी? PF का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड स्मॉल f, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करते हैं कि वो एक ट्रायंगल सोचते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये मान लो ऑब्जेक्ट है, तो एक पैरेलल रे को अगर मैं भेजूंगा तो वो पैरेलल रे क्या करेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं यहां से नॉर्मल खींचूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी रे पैरेलल होता हुआ जब जाएगा किसी भी मिरर के पास, तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास होता हुआ चला जाएगा। ये हम लोग जान चुके थे फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ फोकल लेंथ या फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट के डिफिनीशन से ये सब चीज हम लोग जान गए थे। तो यहाँ देखिए क्या है कहानी। यहाँ पर जब हमने इसको पैरेलल रे को खींचा तो वो रे जो है फोकल पॉइंट से जाता हुआ कहीं चला जाता है। पहला एक पॉइंट हमें मिल गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें एक पॉइंट मिल गया, ओके। फिर क्या करते हैं, एक रे यहां से फेंकते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ चला जाता है। एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ चला जाए, मैंने सीधा नहीं बनाया है लेकिन सीधा है ये, है ना। एज्यूम करेंगे स्ट्रेट है, यहां से यहां जा रहा है तो वापस वो रे क्या वापस आ जाएगा। मतलब कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे या कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे या कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने की कोशिश करे, तो वो रे क्या होता है, रिट्रेस कर लेता है अपने पाथ को, वो अपने रास्ता को तैयार कर लेता है, रिट्रेस कर लेता है, वापस उसी रास्ते से चले जाता है। बात को समझिए। तो ये जब हमने रे भेजा तो वापस से रिट्रेस करके इस पॉइंट पे आकर के आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रे एक जगह मिल जा रहा है, और दोनों रे जब एक जगह मिलेगा तो इस पॉइंट का इमेज बना देगा, जो हाईएस्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, इस पॉइंट का इमेज यहाँ बना देगा।
और इसका इमेज तो आपको पता ही है, एक रे अगर मैं भेजूंगा यहाँ पर तो फिर वापस आकर के यहाँ पे ही इमेज क्या कर देगा, बना देगा। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ओ ए और इमेज क्या है आई बी। ओ से ऑब्जेक्ट, आई से इमेज, ओ ए पहले ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद इमेज, पहले ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद इमेज होगा। यहां हमने एज्यूम किया है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। हमेशा इन्वर्टेड नहीं होता, हमेशा इन्वर्टेड नहीं होता, लेकिन कॉनकेव मिरर में ऐसा केस है कि इसमें इन्वर्टेड भी पाया जाता है, इरेक्ट भी पाया जाता है, डिमिनिश्ड भी पाया जाता है, मैग्नीफाइड भी पाया जाता है, बहुत तरह के इसमें इमेज पाए जाते हैं। तो जनरल केस हमने लिया है कॉनकेव मिरर का। क्या है ये? जनरल केस। जनरल केस में देखिए यहाँ पर ये एंगल वर्टिकल या अपोजिट एंगल है, बिल्कुल है। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये दोनों एंगल बराबर, तब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ACO या AOC ट्रायंगल इज सिमिलर टू करेंगे ICB। ये ट्रायंगल सिमिलर है, इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में एंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर एंगल होने से एंगल क्या, ये ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल्स बन गए। ओके, ये जो ट्रायंगल हमने सिमिलर ड्रॉ किया है वो सिमिलर ही तो है। चलिए, अगर ये सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक सिमिलर का एक रेशियो बता सकते हैं आप लोग कि OA, अगर ये सिमिलर है तो OA रेशियो IB, OA रेशियो IB दैट विल बी इक्वल टू OC रेशियो CI या IC। ये मैंने लिखा, देख लीजिए। इन दोनों ट्रायंगल के सिमिलरिटी की वजह से, फ्रॉम द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स AOC एंड BCI, इन दोनों ट्रायंगल के सिमिलरिटी से हमारे पास ये रिजल्ट आया, पहला इक्वेशन। ओके, दूसरा हम कहां से लाएंगे, इसके बारे में हमें सोचना है। ओके, तो दूसरा आप देखिए ED बाई IB, यहां देखिए ED बाई IB, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, आपके पास जो ट्रायंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, DEF एंड FIB। याद रखिएगा कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, DEF एंड BIF। ओके, तो कहानी में क्या आएगा, ये और ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे। 90 डिग्री है, यहां भी, यहां दोनों क्या है 90 डिग्री है, मतलब दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है। कौन सा ट्रायंगल भाई, EDF एंड IBF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर टू ईच अदर हैं। तो हमने रिजल्ट निकाला ED बाई IB दैट विल बी इक्वल टू EF बाई FI। बिल्कुल सही है, सिमिलर ट्रायंगल्स है, इसलिए हमने यहाँ पर रिजल्ट दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। क्या हुआ कहानी देखिए, ED, अगर मैं ED को ड्रॉ करूं यहाँ पे, ED इज इक्वल टू OA, तो लिख सकते हैं ना, ED इज इक्वल टू OA होगा तो क्या लिख सकते हैं, ये हमने सेकंड इक्वेशन लिखा है, ED बाई IB इज इक्वल टू EF बाई FI, सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ED अगर OA के बराबर हो जाए तो इसको लिख सकते हैं ना, OA बाई IB इज इक्वल टू OC बाई IC, लिख सकते हैं। अगर मैंने इसके बदला इसे लिखा तो ये इक्वेशन क्या होगा, ED, ये क्या हो जाएगा, ED बाई IB इज इक्वल टू OA बाई IB इज इक्वल टू EF बाई FI या OC बाई IC। तो इन दोनों को इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है जी। यहां देखिए OA बाई IB इज इक्वल टू OC बाई IC, मैंने दो बार लिखा है, इसी इक्वेशन को ऐसा लिख करके हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। EF इज इक्वल टू PF कैसे आया, EF इज इक्वल टू PF कैसे आया, अगर ये पॉइंट, ये एक कैसा रे है, पैराएक्सियल रेज है। पैराएक्सियल रेज क्या कहलाते हैं, पैराएक्सियल रेज आर दोज रेज which are close to the principal axis, and parallel to it are called paraxial rays। पैराक्सियल रेज मतलब एक्सिस के पैरेलल में होंगे और बहुत ही नजदीक होंगे,
ओके, तो ये हम लोग जानते हैं। तो ई एफ इज इक्वल टू पी एफ, ई एफ जो है और पी एफ के बराबर हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू पी एफ, है ना। क्योंकि अगर ये नजदीक होगा तो ये पॉइंट भी ई और पी क्या होंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, तो ई एफ इज इक्वल टू पी एफ, ई पी से कोइंसाइड कर जाएगा। ये एक अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ हमने अप्रोक्सीमेशन का यूज किया है, एब्सोल्यूट चीजों का यूज हमने नहीं किया है। इट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन का यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारा है वो भी अप्रोक्सीमेटेड है, एब्सोल्यूट नहीं। ओके, चलिए यहाँ देखिए पी एफ बाई एफ आई, पी एफ बाई एफ आई क्या होगा, सिमिलरिटी फिर देखते हैं यहाँ पर, ओ ए बाई आई बी, ओ ए बाई आई बी, ठीक है, या हमने डी वाई क्या लिखा था, इन ट्रायंगल्स में लिखेंगे डी वाई आई बी, बताया था ना, डी वाई आई बी लिखा था, तो उसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, ओ ए बाई आई बी इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आई, पी एफ बाई एफ आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमने इसको भी लिखा, तो ओ ए बाई आई बी यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी तीसरा चौथा इक्वेशन को यूज करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान लो ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, ये हमने इसको थर्ड इक्वेशन बना के रखा हुआ है, और ये क्या है, फोर्थ इक्वेशन, इट इज कॉल्ड फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों को क्या करेंगे, अब यूज करेंगे, इक्वलाइज करेंगे, इक्वल करेंगे, ओ इज इक्वल टू आई बी, यहाँ पे देखिए ओ आई बी इक्वल है ओ सी आई सी, अगर बराबर हो जा रहा है तो क्या लिखेंगे, ओ सी बाई आई सी दैट इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आई। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओसी का वैल्यू कितना होगा, दिस इज द लेंथ ऑफ ओसी, ओसी का वैल्यू कितना होगा, पीसी माइनस पीओ, पीसी माइनस पीओ, पीसी कितना है भाई, तो पीसी कितना है आर, पीसी कितना है आर माइनस पीओ, है ना। तो यहां भी साइन के साथ लिखेंगे, लेकिन पहले क्या लिखेंगे, पीसी माइनस पीओ लिखा हमने। फिर आईसी का वैल्यू कितना है, आईसी का वैल्यू है पी आई माइनस पीसी, पी आई माइनस पीसी, बिल्कुल सही है। पीएफ, पीएफ के बदले हम पीएफ ही रहने देते हैं, है ना। और एफ आई के बदले क्या आ रहा है, एफ आई का मतलब आ रहा है पी आई माइनस पीएफ, वहां देखिए। अब हम लोग विद प्रॉपर साइन अगर यूज कर रहे हैं, विद प्रॉपर साइन, तो देखिए कि जो भी डिस्टेंस लाइट तो लेफ्ट से राइट में जा रहा है, और हमारा डिस्टेंसेस मेजरमेंट कहां से हो रहा है, राइट से लेफ्ट में हो रहा है, देन ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड इन नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन मेजर्ड होंगे। तो P से अगर डिस्टेंस हमने मेजरमेंट किया PC, PC का वैल्यू अगर R है तो साइन के साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस R। PO, अगर PO का वैल्यू लिखा है तो क्या होगा, माइनस U। PI की वैल्यू क्या है, माइनस V। एंड PF का वैल्यू कितना है, PF की वैल्यू कितनी, PF का वैल्यू है माइनस F। ओके, तो माइनस F हम लिखेंगे, सारे वैल्यूज को सेम साइन के साथ यहाँ पे उतार देंगे, लिखेंगे, और जो देखेंगे वो फॉर्मूला यही आएगा। अब उसको टेस्ट करना है। PC के बदला आप क्या लिख सकते हैं, PC दैट इज इक्वल टू माइनस R माइनस PO, PO के बदले माइनस U डिवाइडेड बाय PI, PI के बदले क्या लिखेंगे, PI इज इक्वल टू माइनस V माइनस PC, PC के बदला क्या आएगा, माइनस R। ओके, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, PF, PF क्या है, इतना है ना, तो PF बदले लिखते हैं माइनस स्मॉल f डिवाइडेड बाय PI, PI के बदले क्या लिखेंगे, माइनस V माइनस PF, PF के बदले माइनस माइनस प्लस, ये आएगा प्लस F। इतने फॉर्मूले को आप देख लो और इसको सजा के बनाएंगे तो आपको यही फॉर्मूला आ जाएगा, यही फॉर्मूला आ जाएगा। और इसको समझाने से पहले, यहां तो R का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, यहां तो R का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप ये देखो कि जब भी हमने पैरेक्सियल रेज लिया था या पैरेलल रे गया था, तो वो F के जगह पे क्या किया था, प्रिंसिपल फोकस पे इंटरसेक्ट किया था। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो F की वैल्यू जो आती है, ये F जो है इसका आधा सेक्शन है, PC का आधा सेक्शन है। PF इज इक्वल टू, PF की वैल्यू
कितनी आती है, दैट इज इक्वल टू PC/2। कितना आ रहा है, PC/2। तो PC इज इक्वल टू कितना आ रहा है, PC इज इक्वल टू 2 टाइम्स PF, 2 टाइम्स PF। मतलब जो हमारा R आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू आ रही है 2F। यहाँ पे कैपिटल R का मतलब क्या है, 2F। इसका यूज करेंगे और देखेंगे फॉर्मूला आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हमारा सोचना गलत है या सही। देखिए U माइनस 2F डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस R इज इक्वल टू 2F लिखा है हमने। यहाँ देखिए 2F माइनस V दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस है ना, यहां चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये F ही रहने देते हैं और यहां पे लिखेंगे V माइनस F। अब आप बताओ क्या होगा, नाउ कैलकुलेट इट आउट, कैलकुलेट कीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला इस तरह से आ भी रहा है या नहीं। देखिए U इंटू V, पहला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ रहा है, U इंटू V माइनस 2FV माइनस FU, ये क्या है, FU है, और ये कितना आएगा प्लस 2F स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जा रहा है, इक्वल टू, इसको देखो ये कितना आ रहा है 2F स्क्वायर माइनस FV, 2F स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओके, माइनस FV यहां आ जा रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करके यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसी को मैं यहां लिख रहा हूं, कितना आ रहा है UV इज इक्वल टू UV, और क्या है उस साइड में इसको ले जा रहा हूं, है ना, UV इज इक्वल टू FV प्लस FU, आ गया, इतना आया। अब दोनों साइड को मैं UVF से डिवाइड करूंगा, जनरल पॉइंट, UVF से डिवाइड कर दो, UVF से हर एक पॉइंट को डिवाइड करते जाओ, UVF से डिवाइड करो, UVF से डिवाइड करो और आंसर पाओ। क्या आ रहा आंसर है, 1/f इज इक्वल टू, V से V कैंसिल हो गया, F से F कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। देखो क्या ये आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है। ये हमारा डेरिवेशन था मिरर फॉर्मूले का, वो क्लास 9-10 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ क्लास 11 के लिए नहीं, ये 9-10 के स्टूडेंट के लिए भी है, काफी इजी था। तो इसको देखो, पहले समझो कि कैसे हमने सिमिलरिटी का यूज किया था, सिमिलरिटी का यूज करके हमने ये सब फाइंड किया, विद साइन कन्वेंशन लगा करके ये फॉर्मूले को डिराइव किया। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर द ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिरर्स, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर द ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिरर, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स, ओके, स्फेरिकल और प्लेन। ओके, अगेन हम लोग डिराइव कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला, दूसरे मेथड से हम डिराइव कर रहे हैं, दूसरा मेथड से हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के रखा हुआ है, ओ को हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के रखा है, ये इमेज भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज बन के आ रहा है। तो हमने दो मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग इमेज फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, फाइंड कर लेंगे। लेकिन
सवाल ये है कि अगर हमें सिर्फ सिंपली रिलेशन पूछता यू वी एंड आर में, तो भी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे वैलिड है। मान लो एक कॉनकेव मिरर है, पी पोल है, ओ ऑब्जेक्ट है, तो ओ अगर ऑब्जेक्ट है तो पोल से डिस्टेंस अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू यू। ये पी वो जो है यू आ रहा है, पी आई क्या बन जा रहा है वी, और पीसी आपको पता है कि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पीसी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो आप लिख सकते हैं यहां से यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर? यू वी एंड आर का क्या रिलेशन है? ये क्लास 9 और 10 वाला क्वेश्चन है, 11th वाला क्वेश्चन नहीं है। ये आप 9 10 में ही पढ़ चुके होंगे। यू वी आर में क्या रिलेशन है ये उसी क्लास में बता दिया गया होगा। अगर नहीं बताया गया है तो आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जो आपको स्कूल में बताया जाता है, क्लास में बताया जाता है, उसके अलावा अगर आपके समझ में क्लास में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देखना, आपकी समझ में जरूर आ जाएगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ, आपके जहन में जरूर ये बात घुस जाएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल चला जाएगा। काफी इजी वे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये इसका पॉइंट इमेज बन रहा है। तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो रे यहां से निकलेगा, ओके, निकलेगा तो ही तो ऑब्जर्वर के आंख में पहुंच रहा है। यहां अगर हमने ऑब्जर्वर बना के रखा हुआ है तो ऑब्जर्वर के आंख में क्या होना चाहिए? लाइट जानी चाहिए, ठीक है। तो लाइट यहां से यहां गया और हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर सी को माना, मतलब ये नॉर्मल है, पी सी ए जो है एक नॉर्मल लाइन है। इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, दोनों एंगल को इसीलिए हमने आई आई करके रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आंख लगा के आदमी देख रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रहा है। ओके, चलिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रे वापस रिफ्लेक्शन करके आ रहा है, आदमी के आंख में पहुंच रहा है, और दूसरा रे यहां से यहां जा रहा था, वापस आ रहा था, तो इस जगह पे इमेज बन रहा है। आप देख सकते हैं ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल के लॉन्ग रे कोई जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि उस नॉर्मल के लॉन्ग लाइट क्या होता है? रिट्रेस करता है अपने पाथ को। मतलब ये है कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाए तो वो रे रिट्रेस करेगा अपने पाथ को, पाथ मतलब उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। रिट्रेस कर रहा है इसमें, देखिए वापस आ रहा है, चलिए ठीक है, वापस आ रहा है तो अच्छी बात है। यहां पे इंटरसेक्शन करेगा, यहां इमेज बनाएगा, आदमी के आंख में आ जाएगा ये बात कि इमेज यहां पे बना है। ओके, चलिए अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। हमने आई इसको बना के रखा हुआ, इस एंगल को जो ओ ए प्रिंसिपल एक्सिस से बना रहा है दैट एंगल इज इक्वल टू अल्फा, और ए सी जो बना रहा है बीटा बोलते हैं, और ए आई जो बना रहा है उसको गामा बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों में क्या संबंध है हमें उसको उजागर करना है, देखना है। तो सबसे पहले बीटा अल्फा एंड एंगल आई में क्या संबंध है? तो एक्सटीरियर एंगल आपने पढ़ा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये और ये इंटीरियर एंगल्स अपोजिट है ना, तो इन दोनों के जो सम होंगे वही बीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू एंगल्स एक्सक्लूडिंग दिस एंगल, जो लीनियर पेयर बना रहा है इसको छोड़ के इन दोनों एंगल का सम। बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई लिखा हमने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हमने लिखा है। यहां पे देखिए दूसरा चीज आपको क्या दिख रहा है? यहां देखिए बीटा हमने बता दिया अल्फा प्लस आई, गामा इज इक्वल टू क्या है? अपोजिट एंगल, सॉरी यहां पे अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ओ आई ए, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इससे पहले हमने कौन सा एंगल ट्रायंगल लिया था? ओ सी ए। अभी हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ओ आई ए, ठीक है। तो इस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अदर इंटीरियर एंगल्स, तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2i यहां मैंने लिखा। इन दोनों एंगलों से आप एंगल आई को रिमूव कर दो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को उड़ा दो, हटा दो, तो क्या आंसर आएगा? मतलब आई के बदला यहां पे लिख दो 2 टाइम, आई के बदला यहां पे लिख दो 2 इंटू आई बीटा माइनस अल्फा, तो ये इक्वेशन आ जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से आ रहा है। थर्ड इक्वेशन हमारा इस तरह से आया, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये मेरा थर्ड इक्वेशन है। अब आप ये सोचो कि जो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है उसके लिए ये जो ए पॉइंट है वेरी क्लोज टू पी,
P के बहुत नजदीक है ना, P के सॉरी ये जो पैराक्सेल ये जो रे है ना ये बहुत नजदीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ही नजदीक है। तो जो इसके वजह से अल्फा एंगल क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। अगर एंगल स्मॉल है तो टेन थीटा टेन अल्फा इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब क्या हुआ, टेन अल्फा इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल। सिमिलरली अगर बीटा एंगल बहुत स्मॉल है इट मींस टेन बीटा इज इक्वल टू दिस। अगर गामा एंगल बहुत स्मॉल है इट मींस टेन गामा इज इक्वल टू गामा एंड दैट इज इक्वल टू एपी बाय पीआई। अल्फा इज इक्वल टू एपी बाय पीओ। साइन अल्फा के बराबर होता है ना, ये साइन अल्फा के बराबर होता है और ये साइन बीटा के बराबर होगा और ये साइन गामा के बराबर हो जाता है। अगर अल्फा बीटा गामा अगर बहुत बहुत स्मॉल हो या स्मॉल हो तो 10 डिग्री से कम हो तो। चलिए इतना बात समझ में आया। इतनी बात अगर समझ में आएगी तो अल्फा बीटा गामा को हम अप्रोक्सीमेशन लगा के वैल्यू लिख लिया, ठीक है जी, लिखा, ठीक है। तो बीटा के बदले जो वैल्यू आपने लिखा उसको इस इक्वेशन में पुट करो, तीसरे इक्वेशन में पुट करो। अल्फा के बदले जो आपने लिखा है एपी बाय पीओ उसको ही पुट करो और गामा के बदले जो आपने लिखा है तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट करके देखो क्या आ रहा है। आपको साफ दिखेगा कि एपी 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 तीनों टर्म से एपी अपने आप उड़ जा रहे हैं, उड़ाने की जरूरत नहीं है, कॉमन टर्म है, सबसे अपने आप उड़ जाएंगे। पीसी, पीसी क्या है, पीसी इज इक्वल टू आर, तो विद साइन अगर लिखेंगे तो अपोजिट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं इसीलिए आएगा माइनस आर यू। पीओ, पीओ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस यू और यहाँ पे माइनस बी, माइनस माइनस सारा साइन उड़ जाएगा। जो फॉर्मूला आपके पास आ रहा है वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से आ रहा है, देख लीजिए 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई सॉरी इज इक्वल टू 2 बाई आर, ये आ रहा है 2 बाई आर। ओके, तो अगर हमें इस फॉर्मूले से संतुष्टि नहीं है और या हमें इस टर्म को हटा के एक ऐसा टर्म डाल दें जो हमें इससे पहले वाले फॉर्मूले में पढ़ा था दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो ये 1 बाई एफ आया कैसे वो हम समझेंगे। मान लो कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है तो इमेज कहां पे बनता है, वो बनता है प्रिंसिपल फोकस पे या फोकल पॉइंट पे। तो u इज इक्वल टू इस केस में या किसी भी केस में आप लिख सकते हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, आप लिख लो u इज इक्वल टू क्या होगा, कॉनकेव मिरर के लेंगे तो माइनस एफ आ जाएगा। ओके, तो यहां पे देखिए क्या संबंध आएगा, u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, तो 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 प्लस 1 बाई वी एंड दैट इज इक्वल टू कितना 2 बाई आर। 1 बाई वी को हमने क्या बताया था, 1 बाई वी माइनस में अगर लेंगे तो यहां पे वी रख दो, ठीक है, यहां पे वी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, विद साइन तो हमने ले ही लिया था। वी के बदला हमने एफ लिखा तो एफ इज इक्वल टू क्या आया, आर बाई 2 आया, आर बाई 2 आया, अपने आप वैलिड हो गया, आ गया। मतलब अगर कोई पैरेलल रे आ रहा है कहीं से, पैरेलल रे इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो फोकस से पास करता हुआ चला जाएगा। वो कहां से पास करेगा भाई, फोकस, यहाँ फोकस मैंने दिखाया है लेकिन फोकस से पास करता हुआ चला जाएगा। मतलब ये कितना बार मैंने बहुत बार बता चुका हूं, फिर मैं एक बार बता रहा हूं कि देखिए अगर ये फोकल पॉइंट है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर कोई भी रे पैरेलल जा रहा है तो वो अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल फोकस से पास करता हुआ चला जाएगा। ये डिस्टेंस स्मॉल f कहलाता है और ये डिस्टेंस कैपिटल R कहलाता है, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके, तो ये अगर मैं ट्रायंगल यहां से यहां ड्रॉ करूं तो आपको दिख जाएगा कि ये एंगल बराबर है, ये दोनों बराबर है होंगे, है ना, तो इसके वजह से ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगे, बराबर होंगे। इस केस में अगर ये क्लोज टू इतना ले लेते हैं तो इसका मतलब क्लोज नहीं भी लेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, इसके वजह से f इज इक्वल टू r/2। समझ में आई बात। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना सारा चीज हमने समझ लिया। प्लेन मिरर के बारे में समझते हैं कि फोकल लेंथ जो आता है प्लेन मिरर का वो कितना आता है, वो हम लोग समझेंगे। अगर ये कॉनकेव मिरर है, अगर ये मान लो कॉनकेव मिरर है
तो जैसे जैसे मैं इसको प्लेन करता जाऊंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखो जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है, बढ़ता हुआ जा रहा 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 है, इन्फिनिटी पे आ जा रहा है। मतलब फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितना आ रहा है भाई, r/2, और r यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी बाई 2, मतलब इन्फिनिटी है। फोकल लेंथ प्लेन मिरर का कितना होगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में आने की वजह से ये जो फॉर्मूला आया प्लेन मिरर का, वो देख लो क्या आ रहा है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, इट मीन्स 0, इट मीन्स u प्लस v इज इक्वल टू 0। इसका मतलब u प्लस v इज इक्वल टू 0। यहां पे देखो कि v इज इक्वल टू माइनस u, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। u का जितना सारा निगेटिव वैल्यू हम डालेंगे, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, v क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा। इट मींस वर्चुअल इमेज बना रहा है। देख लीजिए ये मिरर जो है वर्चुअल इमेज बना रहा है। क्या बोलोगे, ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं बनाता, लेकिन मैक्सिमम केसेस में बनाते बनता है ना। अगर यही माइनस साइन इधर आ जाता, अगर इमेज रियल हो जाए तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल हो जाएगा। तो रियल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल काम करता है, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं तो ऑब्जेक्ट यू वर्चुअल, यू अगर पॉजिटिव आ गया वर्चुअल हो गया, पीछे बन रहा है, यू पीछे बन रहा है, ये अगर यू पॉजिटिव आ गया तो भी अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, मतलब रियल है, इमेज क्या है, रियल है। ओके, तो प्लेन मिरर में रियल इमेज भी बनते हैं, बशर्ते ऑब्जेक्ट वर्चुअल होना चाहिए। रियल ऑब्जेक्ट अगर है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनेगा। इस फॉर्मूले से आप लोग क्लियर कट समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये पोजीशन है, अगर मान लो ये पोजीशन है इमेज का, ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, तो आप देख सकते हो कि इन दोनों की दूरी क्या है, सेम है। दोनों की स्पीड भी क्या होगी, सेम है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो स्पीड भी क्या होगा, सेम होगा। एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड सेम होगी। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी भी ये आप जानते होंगे, मैं इससे पहले केस डिस्कस कर चुका हूं, नहीं पता हो तो इससे प्रीवियस वीडियो आप देख लो, आपके समझ में आ जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्लास 9-10 में आपने काफी डिस्कस कर चुके होंगे। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आप डिस्कस कर चुके होंगे। अब हम लोग इसी मिरर फॉर्मूले का यूज करके हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इसका यूज सबसे पहले कहां करते हैं। मैं एट रैंडमली सारे न्यूमेरिकल्स नहीं दूंगा, एक एक करके मैं दूंगा। जैसे मैंने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर में इसी न्यूमेरिकल का यूज करूंगा और जितने सारे पोजीशन है सारे पोजीशन में क्लियर करता चला जाऊंगा। फिर मैं कॉन्केव मिरर के पास आऊंगा और हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और अप टू मेंस लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और जो भी डाउट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे।